चाहत की चीख सुनकर खाला भागकर बहराम के कमरे में आई थीं। वहां पहुंचकर जब उन्होंने बहराम के बेजान वजूद को जमीन पर पड़े देखा तो जल्दी से मुलाजमों को बुला लाईं। वो मुर्दा हालत में बहराम के पास बैठी चाहत से बहराम को उठाकर हॉस्पिटल ले गए और खाला ने फ़ौरन फरजाम को फ़ोन किया, जो पहली ही फ्लाइट से इस्लामाबाद वापस पहुंच गया था और सीधा हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल पहुंचकर फरजाम बेचैनी से भागते हुए बहराम का कमरा तलाश करने लगा, जबकि उसे यूं परेशान देखकर मनाहिल भी मुसलसल रो रही थी। फरजाम को पता चला कि बहराम इमरजेंसी में है तो जल्दी से वहां आ गया। मनाहिल भी उसके पीछे पीछे आई थी। उसके कंधे पर हाथ रखकर वो उसे दिलासा देना चाह रही थी। कुछ देर के बाद ही डॉक्टर कमरे से बाहर आया तो फरजाम बेचैनी से उसकी जानिब बढ़ा। कैसा है मेरा भाई? डॉक्टर ने परेशानी से फरजाम को देखा। इन्हें जहर दिया गया है मिस्टर खानज़ादा, जो इनकी बॉडी में बुरी तरह से फैल गया है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। डॉक्टर इतना कहकर वहां से चला गया और फरजाम सख्ते के आलम में बेंच पर बैठता फूट फूट कर रोने लगा। फरजाम, मनाहिल ने रोते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरा भाई, मेरा सब कुछ है मन, मैं उसे नहीं खो सकता, नहीं खो सकता मैं उसे, फरजाम ने रोते हुए कहा और उसे यूं बिखरता देख मनाहिल की आंखों से कितने ही आंसू निकल पड़े। मिस्टर खानज़ादा, एक आदमी की आवाज़ पर फरजाम ने सर उठाकर उन पुलिस वालों को देखा। आपके भाई को जहर ज़रूर किसी मुलाजिम या करीबी ने दिया होगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। पुलिस वालों की बात पर फरजाम की लाल आंखों में गुस्सा उतरा। जिसने भी बहराम के साथ ये सब किया था, फरजाम उसे जिंदा तो छोड़ने वाला नहीं था। अभी नहीं, फ़िलहाल मैं खुद देख लूँगा। अगर आपकी ज़रूरत हुई तो ज़रूर बताऊँगा। इंस्पेक्टर ने हाँ में सर हिलाया था। वो भी जानता था कि सामने बैठा शख्स कौन है और उन्हें सब फरजाम की मर्ज़ी से ही करना था। फरजाम ने मनाहिल का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ हॉस्पिटल के बाहर ले आया। गाड़ी में बैठकर वो दोनों खानज़ादा मेंशन की तरफ गए सीधा, और वहां पहुंचते ही फरजाम ने सब मुलाजमीन को हॉल में जमा होने का हुक्म दिया। उसके हुक्म के मुताबिक कुछ ही देर में सब मुलाजमीन हॉल में सर झुकाए खड़े थे। आज किसी गद्दार ने बहराम की जान लेने की कोशिश की है। शराफत से मुझे बता दो कि वो कौन है, क्योंकि अगर मैंने उसे ढूंढ निकाला तो उसका अंजाम बहुत ज़्यादा बदतर होगा। फरजाम की बात पर सब मुलाजमीन सहम कर एक दूसरे की जानिब देखने लगे। कसम ले लें साहब, हम में से किसी ने ऐसा नहीं किया। हमें तो बहराम साहब चाहत बीबी के साथ इसी हाल में अपने कमरे में मिले थे। हम नहीं जानते ये सब कैसे हुआ। एक मुलाजिम के कहने पर फरजाम ने सबको गहरी निगाहों से देखा। तुम सब बेगुनाह होने का इकरार करते हो? फरजाम के पूछने पर सब ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, अगर बाद में तुम में से किसी ने भी ये किया हुआ ना, तो ये दुनिया उसके लिए मैं जहन्नुम से भी बदतर बना दूंगा, याद रखना। फरजाम की बात पर सब मुलाजमीन की रूह खौफ से कांप गई, जबकि चाहत का ख्याल आने पर फरजाम सीधा उसके कमरे की जानिब चल दिया। न जाने बहराम की इस हालत पर चाहत का क्या हाल हो रहा होगा। फरजाम चाहत के कमरे में पहुंचा तो उसे चाहत दीवार के साथ लगकर बैठी नजर आई। सकीना उसके पास बैठी मुसलसल उससे कुछ पूछ रही थी, जबकि चाहत तो मुर्दा हालत में वहां बैठी थी, जैसे उसकी जगह उसका बुत पड़ा हुआ। मनाहिल चाहत की यह हालत देखकर मजीद रवानी से रोने लगी। कितना ही चाहती थी वो बहराम को, मनाहिल तो सोच भी नहीं सकती थी। चाहत की जगह वो और बहराम की जगह अगर फरजाम होता तो उसकी क्या हालत होती। फरजाम चाहत के पास आया और अपने हाथ उसके हाथों पर रखे। चाहत मेरी गुड़िया, मुझे बताओ कैसे हुआ ये सब? फरजाम ने उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत से पूछा, लेकिन चाहत बस बेजान हालत में वहां बैठी थी। आंखों से बहने वाले आंसू ही बस उसे जिंदा साबित कर रहे थे। चाहत प्लीज कुछ तो बोलो। उसकी हालत पर फरजाम की पलकें फिर से भीग गईं। उसने बेबसी से पास बैठी सकीना को देखा। मैं भी बहुत देर से इससे यही पूछ रही हूँ फरजाम बेटा, लेकिन ये कोई जवाब ही नहीं दे रही। फरजाम ने अफसुर्दगी से अपना सर झुका लिया, फिर आंसू पोंछ कर उठ खड़ा हुआ। मैं जानता हूँ ये किसी मुलाजिम का ही काम है। जिसने भी ये किया है ना, मैं जल्द अज जल्द उसे ढूंढ लूंगा, फिर उसे ऐसी सजा दूंगा कि सबकी रूह कांप जाएगी। फरजाम वहशत से कहता वहां से जाने लगा। अभी वो दरवाजे के पास ही पहुंचा था जब उसके कानों में चाहत की आवाज़ पड़ी।
خان جی کو زہر میں نے دیا ہے۔ الفاظ تھے یا انگارے جو فرزام اور سکینہ پر اکٹھے گرے تھے۔ فرزام نے مڑ کر حیرت سے چاہت کو دیکھا، جبکہ اس کی بات پر مناہل بھی بے یقینی سے چاہت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو چاہت؟ وہی جو سچ ہے۔ فرزام لمبے لمبے ڈگ بھرتا چاہت کے پاس آیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ سکینہ بھی کھڑے ہو کر بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ وہ مان ہی نہیں سکتی تھیں کہ ان کی چاہت اس حد تک گر سکتی ہے۔ کیوں جھوٹ بول رہی ہو گڑیا؟ مجھے بتاؤ سچ کیا ہے؟ فرزام نے بہت پیار سے پوچھا تو چاہت نے مردہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہی سچ ہے فرزام بھائی، میں نے خان جی کو زہر دے دیا ہے۔ کیوں؟ فرزام غصے سے چلایا۔ وہ ابھی بھی نہیں مان سکتا تھا کہ وہ معصوم سی گڑیا جسے وہ اپنی بہن مانتا تھا وہ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ کیونکہ انہوں نے میرے بابا کو مارا تھا، اس لیے میں نے انہیں مار کر اپنے بابا کا بدلہ لے لیا۔ چاہت کی بات پر پہلے تو فرزام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر ان آنکھوں میں بے انتہا غصہ اترا اور اس نے چاہت کی نازک گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ فرزام! مناہل سہم کر فرزام کے پاس آئی اور اس کے مضبوط بازو کو کھینچ کر چاہت کی گردن سے چھڑوانے لگی، لیکن فرزام کی طاقت کا مقابلہ وہ نازک جان بھلا کیسے کر سکتی تھی؟ چاہت کا چہرہ سانس گھٹنے کی وجہ سے لال ہو چکا تھا، پھر بھی وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی کوئی، بس مردہ حالت میں فرزام کی گرفت میں کھڑی تھی، جیسے اپنی سزا اسے قبول ہو۔ تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا میں پاگل عورت! فرزام غصے سے چلایا اور چاہت کو دیوار سے لگا کر اس کی گردن پر دباؤ بڑھا دیا۔ اب چاہت کا جسم نیلا پڑنے لگا تھا۔ فرزام کی نظر چاہت سے ہٹ کر سکینہ پر پڑی جو اپنی آنکھیں زور سے میچے روتی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے فرزام کو روکا نہیں تھا۔ ایسا انہوں نے 13 سال پہلے بھی تو کیا تھا، اپنے شوہر کی بجائے انصاف کا ساتھ دے کر اپنی ہی دنیا اجاڑ دی تھی، اور آج بھی اپنی بیٹی کو بچانے کی بجائے بس خاموشی سے وہاں کھڑی تھی۔ اس عورت کی عظمت کا سوچ کر فرزام نے جھٹکے سے چاہت کو چھوڑا تو وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی اور حیرت سے فرزام کو دیکھا۔ اگر تم زندہ ہو نا تو صرف اماں جی کی وجہ سے، لیکن یاد رکھنا چاہت، اگر میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا نا تو تمہاری یہ زندگی موت سے بھی بدتر بنا دوں گا میں۔ اتنا کہہ کر فرزام وہاں سے چلا گیا اور مناہل بھی جلدی سے اس کے پیچھے چلی گئی۔ چاہت نے ایک ہاتھ اپنی گردن پر رکھا اور سانسیں اپنے اندر بھرتے نگاہیں اٹھا کر سکینہ کو دیکھا جو نفرت سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ چاہت لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر سکینہ کے پاس آئی۔ اماں! چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ چاہت کے منہ پر پڑا تھا اور چاہت حیرت سے اپنی اس ماں کو دیکھنے لگی جس نے آج تک اس سے کبھی اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے کہ چاہت اس تھپڑ کے اثر سے سنبھلتی، سکینہ نے 2 اور تھپڑ اتنی ہی طاقت سے اس کے منہ پر جڑ دیے۔ ثابت کر دیا نا تم نے کہ اپنے گھٹیا باپ کا گھٹیا خون ہو تم! چاہت اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے سکینہ کو دیکھنے لگی۔ اپنے جس باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تم نے یہ سب کیا نا، جانتی ہو کیا تھا وہ؟ جانور تھا وہ! چاہت سہمی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ جس آگ میں بہرام کے ماں باپ جل کر مرے تھے نا، وہ آگ تمہارے باپ نے 10 لاکھ روپے کے عوض میں ان کے گھر میں لگائی تھی۔ 7 آسمان مانو ایک ساتھ چاہت پر آن گرے، اور ایسا کرتے ہوئے اس نے بہرام اور فرزام کا بھی نہیں سوچا جو اس وقت صرف 12 سال کے بچے تھے۔ چاہت مردہ حالت میں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں اس کے سینے میں ہی تھم جائیں گی۔ جاننا چاہتی تھی نا کہ میں تمہیں سچ کیوں نہیں بتاتی؟ سکینہ نے اس کے قریب آ کر نفرت سے پوچھا۔ میں تو کب کا تمہیں تمہارے باپ کا یہ اصلی روپ دکھا چکی ہوتی، لیکن مجھے ایسا کرنے سے بہرام نے منع کیا تھا۔ چاہت سکینہ کی ہر بات مردہ حالت میں سنتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے باپ کی سچائی جان کر تم کبھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہو کہیں بھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپنے باپ کا سچ جان کر تم اس سے نظریں تک نہیں ملا پاؤ گی۔ چاہت اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا چاہت کہ تم ساری زندگی اس قربناک احساس کے ساتھ گزار دو کہ تم ایک قاتل کی بیٹی ہو۔
अब की बार सकीना भी रोने लगी, जबकि चाहत तो जिंदा ही नहीं रही थी। सकीना की बातें उसे अंदर ही अंदर खत्म कर चुकी थी। अफसोस होता है मुझे कि तुम मेरी औलाद हो। सोचा था तुम्हारी अच्छी तरबियत करूंगी तो अपने बाप जैसी नहीं बनोगी तुम, लेकिन मैं भूल गई थी कि खून अपना असर ज़रूर छोड़ता है। सांप की औलाद ने भी तो नागिन ही होना था ना। सकीना ने नफरत से चाहत को देखते हुए कहा, लेकिन वो नफरत उस नफरत के सामने कुछ भी नहीं थी जो चाहत को खुद से हो रही थी उस वक्त। अच्छा होता वो बेचारा 18 साल पहले उस आग में ही झुलस कर मर जाता, आज तुम्हारे दिए इस धोखे से तो बच जाता ना वो। सकीना ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा और चाहत के पास आकर घुटनों के पल बैठ गई। इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हो तुम चाहत, जिसने किस्मत से लड़कर एक हीरा हासिल किया और फिर उस हीरे को तपती भट्टी में डाल दिया। सकीना ने अफसोस से उसे देखा। तुम तो अपने बाप से भी ज्यादा बदतर हो चाहत। उसने तो किसी के घर में आग लगाई थी, तुमने तो अपनी ही जिंदगी में आग लगा ली। इतना कहकर सकीना वहां से उठकर खड़ी हुई। जहर तुमने बहराम के जिस्म में नहीं, अपनी जिंदगी में घोला है। अब अपनी आखिरी सांस तक सिसक सिसक कर मरना तुम। सकीना ये बात कहकर वहां से चली गई और उनके जाते ही चाहत चीखें मार मार के रोने लगी। उसका दिल कर रहा था कि खुद की जान ले ले, अपने इस घटिया वजूद को जलाकर खाक कर दे, जो अपने शोहर से वफा नहीं कर सका, उस पर भरोसा नहीं कर सका। चाहत को याद आया कि कैसे बहराम ने उसे खुद पर भरोसा करने को कहा था, लेकिन अपनी नादानी में चाहत उसी को ही गलत समझती रही और जल्दबाजी में उससे इंतकाम का भी सोच लिया। अब सब सच जानकर चाहत को अपने रूम से नफरत हो रही थी। वो नहीं जानती थी कि अगर बहराम को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी, लेकिन अब जो भी होता वो उसकी नादानी और जल्दबाजी की ही सजा थी। अब ये जिंदगी ही चाहत के लिए एक सजा थी। कितनी ही देर चाहत उसी जगह पर बैठकर रोती रही थी, फिर उसके वजूद से सारी ताकत खत्म हो गई और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। बेहोश होने से पहले बस एक ही दुआ उसके दिल में थी कि काश वो मर जाए और उसकी ज़िंदगी बहराम को लग जाए। काश। सुबह से शाम हो चुकी थी और सकीना परेशानी से डॉक्टर की जानिब देख रही थी, जो कि बेड पर बेहोश पड़ी चाहत का चेकअप कर रही थी। खाला चाहत को शाम का खाना देने आई, लेकिन वहाँ चाहत को बेहोश पड़ा देखकर उन्होंने सकीना को बताया और फिर डॉक्टर को बुला लिया। इनका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो चुका है और इतनी छोटी सी एज में इतना बीपी लो होना अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ इनका ख्याल रखें, वरना सारी ज़िंदगी के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। डॉक्टर ने सकीना को बताया, जिन्होंने बस हाँ में सर हिला दिया था। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, जिसकी वजह से ये सुबह तक नींद में रहेंगी। जब होश में आए तो आप इन्हें ये टैबलेट्स दे दीजिएगा। डॉक्टर सकीना को दवाई थमाकर वहाँ से चली गई और सकीना मुर्दा आंखों से अपनी बेहोश पड़ी बेटी को देखने लगी, जो इतना बड़ा सदमा सहने के लिए बहुत नाजुक थी। लेकिन ये आग भी तो उसकी अपनी ही लगाई हुई थी ना। देखा चाहत, मैं हमेशा तुमसे कहती थी ना कि सोच समझ कर कदम उठाया करो। जल्दी का काम शैतान का होता है और जल्दबाजी में इंसान हमेशा नुकसान उठाता है। सकीना अब की बार रहम से चाहत को देख रही थी। वो कुछ भी कर लेती थी तो सकीना की इकलौती औलाद ही ना। अब देखो, तुमने तो अपना इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि जिंदगी भर इसकी भरपाई नहीं कर पाओगी। चाहत का अंजाम सोच कर ही सकीना की पलकें नम हो गई। अगर बहराम को कुछ हो गया तो तुम भी पछताते पछताते मर जाओगी, और अगर वो बच गया तो भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। छोड़ देगा वो तुम्हें चाहत, छोड़ देगा। दो आंसू सकीना की आंखों से निकले। सब बर्बाद कर दिया तुमने मेरी बच्ची, अपनी पूरी दुनिया एक गलत फहमी में उजाड़ दी। सकीना ने कुर्ब से अपनी आंखें मूंद लीं और आंसू पोंछकर दरवाजे में खड़ी खाला को देखा, जो उनके लिए खाना लेकर आई थी। आप किसी मुलाजिम से कहें कि मुझे और चाहत को मेरे घर छोड़ आए। खाला ने हैरत से सकीना को देखा। लेकिन सकीना बहन, चाहत का घर तो ये है। सकीना ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ चाहत को देखा। अब नहीं रहा। खाला उनकी बात पर हैरान होती वहां से चली गईं ताकि किसी मुलाजिम को भेज सकें, और सकीना चाहत के देखते हुए ये सोच रही थी कि चाहत के हक में यही बेहतर था कि वह अब बहराम के साए से भी दूर रहे, क्योंकि वो बहराम जैसे इंसान के काबिल नहीं थी। वैसे भी
चाहत की यही सज़ा थी कि बहराम से दूर अपनी ज़िंदगी पछतावे की तपती धूप में गुजारे। फरजाम अभी भी परेशानी के आलम में इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठा तो मनाहिल उसकी परेशानी में उसके साथ चिपकी बैठी थी। उसका बस चलता तो एक पल में फरजाम के चेहरे से ये परेशानी दूर कर देती, लेकिन वो इस मामले में बेबस थी। डॉक्टर को वार्ड से बाहर आता देखकर फरजाम बेचैनी से डॉक्टर के पास गया। डोंट वरी मिस्टर खानज़ादा, ही इज़ फाइन नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपके भाई को एक नई ज़िंदगी दी है। डॉक्टर की बात पर कितने ही आंसू फरजाम की आंखों से निकले और उसने बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह कहा। मनाहिल भी फरजाम के चेहरे पर इत्मीनान देखकर मुस्कुरा दी। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अभी तो वो बेहोश हैं। उम्मीद है कि सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा, लेकिन आप उन्हें कुछ देर के लिए देख सकते हैं मिस्टर फरजाम। डॉक्टर ने उससे हाथ मिलाया और वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला गया। उसके जाते ही फरजाम इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ और नम आंखों से बहराम को देखा, जो मशीनों में लिपटा बेड पर बेजान पड़ा था। फरजाम उसके पास आया और उसकी हालत देखकर मुंह बना लिया। मुझे कहते रहे कि अपना ख्याल रखूं वहाँ, लेकिन खुद का ही ख्याल नहीं रख पाए तुम। फरजाम ने शिकवा किया। पल भर में बहराम उसकी जान निकाल चुका था। यहाँ से उठो, फिर तुम्हें बताऊंगा। ज्यादा ही बड़े बनते हो, दो पड़ेंगी मुझसे तो सुधर जाओगे। फरजाम ने आंसू पोंछकर शरारत से कहा और बहराम का हाथ छुआ तो बहराम की पलकों से जुम्बिश हुई और ऑक्सीजन मास्क में छुपे होंठों ने हल्के से कुछ कहा। क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई? फरजाम ने पूछा तो बहराम के होंठ फिर से हिले, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा हल्की थी। फरजाम ने अपना कान उसके मुंह के पास किया तो हल्की सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, चिच्चाहट। बहराम को यूं तकलीफ में भी उस बेवफा का नाम लेता देख फरजाम अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में फिर कभी शामिल नहीं होगी बहराम, मैं उसे नहीं होने दूंगा। ना तो तुम्हें वो डिज़र्व करती है और ना ही तुम्हारी मोहब्बत। फरजाम ने चाहत का वजूद जहन में लाकर नफरत से कहा और उस कमरे से बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही मनाहिल उसके पास आई। फरजाम ने जेब से मोबाइल निकाला और सकीना का नंबर डायल करने लगा। अस्सलामुअलैकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। सकीना के फ़ोन उठाते ही फरजाम ने संजीदगी से कहा, वालेकुम अस्सलाम बेटा, सब ठीक तो है ना वहाँ? फरजाम उनकी आवाज़ में छुपी परेशानी महसूस कर सकती थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, सब बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो। फरजाम ने एक नज़र मनाहिल को देखा और फिर संजीदगी से बोला, माफ़ कीजिएगा अम्मा जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस अहद को अपने साथ वापस लेकर जाएं। उसे एक पल के लिए भी अपने और बहराम के घर में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फरजाम की बात पर सकीना का दिल कट कर रह गया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? ये सब चाहत का अपना ही तो कसूर था। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं उसे पहले ही वहाँ से लेकर अपने घर आ चुकी हूँ और जब तक बहराम उसे माफ़ नहीं कर देता मैं उसे वापस नहीं आने दूंगी। फरजाम ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं और मुर्दा आंखों से सामने मौजूद आईने में अपना अक्स देखा। वो चाहत को कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। इतना कहकर फरजाम ने फ़ोन बंद कर दिया। मनाहिल ने सहमी निगाहों से मोबाइल के गिर्द उसकी मजबूत पकड़ को देखा। ऐसा लग रहा था कि मोबाइल अभी उसकी मुट्ठी में चकनाचूर हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद फरजाम ने एक और नंबर डायल किया और मोबाइल अपने कान से लगा लिया। एडवोकेट तारिक, मुझे एक काम है आपसे, फरजाम ने अपने वकील से कहा तो मनाहिल हैरत से उसे देखने लगी। जी हुक्म करें सर, तारिक ने फ़ौरन जवाब दिया। मुझे तलाक के कागजात तैयार करवाने हैं। फरजाम की बात और उसकी आंखों में वहशत देखकर मनाहिल का नन्हा सा दिल खौफ से बंद होने लगा। क्या फरजाम उसे छोड़ने वाला था? बहराम खानज़ादा और चाहत बहराम खानज़ादा के नाम से ये पेपर्स मुझे कल ही मिल जाने चाहिए। इतना कहकर फरजाम ने फ़ोन बंद कर दिया और मनाहिल के दिल में जहाँ सुकून आया था वहाँ एक नई परेशानी ने भी जन्म ले लिया। फरजाम, चाहत बहुत छोटी है, प्लीज़ ऐसा। फरजाम की घूरी पर मनाहिल के अल्फाज मुंह में ही अटक गए। और जो उसने मेरे भाई के साथ किया वो इसी काबिल है मनाहिल, मैं उसके नाम के साथ बहराम का नाम तक नहीं रहने दूंगा। उस वक्त फरजाम की आंखों में चाहत के लिए बेतहाशा नफरत थी। मनाहिल उसे समझाना चाहती थी कि ये फैसला उसका नहीं बहराम का था, लेकिन उसका गुस्सा देखकर वो खामोश रह गई।
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ابھی اس کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ الطاف نے میز پر بجتے فون کو اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم سر۔ اپنے آدمی کی آواز پر الطاف کے ہونٹ مسکرائے۔ ہاں کہو کیا بات ہے؟ الطاف نے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ہونٹوں سے لگایا۔ بات تو بہت بڑی ہے سر۔ بہرام خان زادہ کو کل رات کسی نے زہر دے دیا۔ وہ اب بھی ہاسپٹل میں پڑا زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے۔ اس کی بات پر الطاف کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، یعنی اس کا پلان کامیاب ثابت ہوا تھا۔ وہ بے وقوف لڑکی اس کی باتوں میں آ چکی تھی۔ واہ، بہت اچھی خبر سنائی تم نے۔ میرے ایک نشانے سے 2 شکار ہوں گے۔ الطاف کی بات پر مقابل حیران ہوا۔ کیا مطلب سر؟ الطاف نے ایک گہرا کش بھرا سگریٹ کھا اور شان سے مسکرا دیا۔ مطلب بہرام خان زادہ جائے گا اوپر، اور اس کی وہ بیوی اس کے قتل کے جرم میں جیل میں۔ پھر جیسا میں نے سوچا تھا سب ویسا ہی ہوگا۔ الطاف نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا اور خود ہی خود مسکرانے لگا۔ اب جلد ہی ساری دولت ہوگی صرف اور صرف فرزام کی، اور فرزام کے بعد اس کے اکلوتے رشتے مناہل اور اس کے بچے کی۔ بس تھوڑا سا انتظار، اور جتنا فرزام نے مجھ سے چھینا ہے نا، اس سے 4 گنا زیادہ لوں گا اس سے۔ الطاف طاقت کے نشے اور دولت کی ہرس میں ڈوبا کہہ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ایک وجود دروازے کے باہر کھڑا اس کی ہر بات سن رہا تھا اور اپنے باپ کے اس روپ پر اسے بے تحاشا نفرت سے دیکھ رہا تھا۔